भजनलाल शर्मा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। राजभवन पहुंचे भजनलाल शर्मा। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजभवन पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी, राजस्थान के नए सीएम, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी भजनलाल शर्मा की राजभवन पहुंचने को लेकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राजभवन पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। राजस्थान के नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर और ये ताजा अपडेट, ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। भजनलाल शर्मा के राजभवन पहुंचने को लेकर खबर है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। भजनलाल शर्मा के राजभवन पहुंचने को लेकर यह खबर है। तो राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आया और अब सस्पेंस राजस्थान में भी सीएम के नाम को लेकर खत्म हुआ है। आखिरकार भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हो चुका है और अब ये खबर सामने आ रही है कि भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। तो राजभवन पहुंचे भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर रही हैं। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भजनलाल शर्मा की तरफ से पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान मिल गई है और अब ये खबर सामने आ रही है कि राजभवन पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र से भजनलाल शर्मा मुलाकात कर रहे हैं। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भजनलाल शर्मा की तरफ से पेश किया जाएगा। प्रहलाद जोशी, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भजनलाल शर्मा के साथ राजभवन में मौजूद हैं। सभी लोग राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त आपको दे रहे हैं। जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और कलराज मिश्र से मुलाकात उनकी हुई है। साथ में भजनलाल शर्मा के दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। राजनाथ सिंह हैं और वसुंधरा राजे मौजूद हैं। प्रहलाद जोशी मौजूद हैं इस मुलाकात में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भजनलाल शर्मा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल के समक्ष और राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है जयपुर से। इस वक्त ये बड़ी खबर, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजभवन पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। प्रहलाद जोशी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राजभवन पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हो चुका है और वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इस तरह जानकारी उन्होंने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान दी
कई लोगों ने उनका समर्थन किया और उसके बाद आखिरकार विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान हो गया और भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और अब देखिए मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। उनके साथ दोनों उनके सहयोगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं। राजनाथ सिंह देखिए पर्यवेक्षक के तौर पर, क्योंकि राजस्थान का उनको बनाया गया था, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और इस भेंट की, इस मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र बैठे हुए हैं, उनके साथ में मुलाकात करने के लिए भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही प्रहलाद जोशी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ मौजूद हैं, दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम जिनको बनाया गया है, इसके साथ ही प्रेमचंद बैरवा भी भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। देखिए वसुंधरा राजे बैठी हुई हैं भजनलाल शर्मा के पास में ही, साथ ही दिया कुमारी देखिए बैठी हुई हैं। राजभवन में पहुंची दिया कुमारी भी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये इस वक्त ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री होंगे, दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे और तीनों सीएम और दोनों डिप्टी सीएम राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा के साथ में ही बैठी हुई हैं और साथ ही राज्यपाल के साथ में देखिए राजनाथ सिंह भी वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा के साथ ये तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त ताज़ा हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज़ पर इस वक्त आप देख सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया देखिए उनके साथ वहीं पर बैठी हुई हैं। साथ ही प्रहलाद जोशी मौजूद हैं। राजनाथ सिंह इस मुलाकात में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने ताज़ा हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए ये राजभवन की तस्वीरें हैं। राजभवन से ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त जयपुर से हम आपको दिखा रही हैं। राज्यपाल के सामने चूंकि अब सरकार बनाने का दावा भजनलाल शर्मा को पेश करना है, तो इसीलिए मुलाकात करने के लिए राज्यपाल के साथ में देखिए पहुंचे हुए हैं भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो ये ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा मुलाकात करने पहुंचे हैं राज्यपाल के समक्ष, चूंकि सरकार बनाने का दावा पेश करना है भजनलाल शर्मा को, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है और अब वो राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनके साथ वसुंधरा राजे मौजूद हैं, साथ ही राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, प्रहलाद जोशी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपका बहुत स्वागत है सर। और तस्वीरें राजभवन पहुंचने की सामने आ गई हैं। भजनलाल शर्मा हमेशा की तरह एक बार फिर से एक ऐसा नाम जिसकी चर्चाएं शायद सीएम पद की रेस में नहीं थी, कैसे आप देख रहे हैं अजीत जी? चौंकाने वाला नाम है। मैं तो देखिए भंवरलाल शर्मा जब चुनाव लड़ने सांगानेर में आए, जब उनका नाम वहां से लिस्ट में आया तो तब भी बड़ी हैरानी जताई जा रही थी कि ये भंवरलाल शर्मा अचानक सांगानेर कैसे आ गए, क्योंकि भरतपुर के रहने वाले, बहुत प्रदेश में महामंत्री जरूर थे, लेकिन ऐसा कोई लग नहीं रहा था कि ये टिकट के दावेदार हैं और ये टिकट यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़ना चाहेंगे इस बार। अशोक लाहौटी बहुत मजबूत कैंडिडेट वहां पे थे सांगानेर पे और वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे, लेकिन आला कमान ने उनका टिकट काट के, अशोक लाहौटी का टिकट काट के जब इनको उतारा तो लगा कि कांग्रेस को वॉक ओवर मिल गया है और कोई कहीं भी इनको भंवरलाल शर्मा को मुकाबले में नहीं माना जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने सांगानेर में अपने को सक्रिय किया, मेल जोल बढ़ाया, तो ये जब परिणाम आए तो 40-50 हजार वोट से जीत गए। कहाँ तो ये माना जा रहा था कि कमजोर कैंडिडेट लाके दे दिया है और ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट थे वो करीब पिछली बार भी चुनाव हारे थे, लेकिन पिछले 5 साल से वो लगातार वहां, पुष्पेंद्र भारद्वाज उनका नाम है, वो लगातार सक्रिय थे।
और ऐसा मतलब पूरे इलाके में बहुत लोकप्रिय थे वो। और ये माना जा रहा था कि पुष्पेंद्र को इस बार वॉकओवर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अशोक लाहौटी अगर चुनाव लड़ते, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पे ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा हैं, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अशोक लाहौटी को वहां पर पुष्पेंद्र के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट माना जाता था। लेकिन भंवरलाल शर्मा का नाम जैसे ही आया तो सबको लगा तो पुष्पेंद्र भारद्वाज के तो मजे आ गए, वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन भाग्य, इनकी मेहनत और इनका धैर्य, पहले प्रदेश महामंत्री रहे 2-3 बार से, और कई बहुत लो प्रोफाइल रहने वाले, और अचानक जब टिकट मिला तो इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी, वहां पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और अच्छे मतों से जीते। और आज जब पिछले जब 3 तारीख को रिजल्ट आ गया था, और 3 तारीख से आज 12 तारीख को 8-9 दिन में कहीं भंवरलाल शर्मा कहीं चर्चाओं में नहीं थे कि मुख्यमंत्री में इनका नाम चल रहा है, क्योंकि वे पहली बार एमएलए बने हैं और भरतपुर से उनको यहाँ लाया गया। बहुत लो प्रोफाइल, कहीं कोई उनका नाम नहीं था। तमाम नाम चल रहे थे कि वसुंधरा राजे बन सकती हैं, वो माथुर बन सकते हैं, रेल मंत्री जो है हमारे अश्विनी वैष्णव वो बन सकते, तमाम नाम चल रहे थे। हम लोग मीडिया में कयासबाजी लगा सकते थे, कयासबाजी में हमने तमाम नाम चलाए। फिर ये हुआ कि अगर जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि भाई ये सीनियर एमएलए को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर हम कल से सीनियर है जो एमएलए थे उनमें मशक्कत करने लगे। फिर चर्चा आई कि किसी महिला को बनाएंगे, क्योंकि ये था कि भाई महिलाओं को एक सीट देनी है मुख्यमंत्री की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अटकलें, सभी कयासबाजियों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और अचानक से एक नया नाम भंवरलाल शर्मा का सामने आ गया। और ये ऐसा सरप्राइज नाम है, आप एक तरीके से राजस्थान में बीजेपी की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। लगभग 2.5 दशक वसुंधरा राजे वहां पर एक बड़ी नेता के रूप में स्थापित थी, और उनको हिला पाना भी बड़ा मुश्किल माना जाता था कि भाई इनका एक छत्र राज है राजस्थान में, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत लोकप्रिय है। मतलब राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा राजे, इन दोनों नेताओं ने लगभग 2.5 दशक तक वहां पर एक राज करा। और एक बार ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री तो एक बार अशोक गहलोत बनते थे। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये भी हैट्रिक बनाना चाहती थी इस बार कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए या 1 साल के लिए बनाया जाए। लेकिन आला कमान टस से मस नहीं हुआ, इनको स्पीकर का ऑफर दिया, वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब एक ये देखना पड़ेगा कि वसुंधरा राजे इतनी वरिष्ठ हैं, इनका क्या आगे क्या भूमिका रहेगी, क्या ये केंद्रीय राजनीति में आएंगे, हालांकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे क्या कदम इनका होता है। इनको पार्टी क्या इनको केंद्र में मंत्री बनाती है या इनके बेटे को यहाँ राज्य में मंत्री बनाती है, तमाम चीजें आगे आएंगी। लेकिन भंवरलाल शर्मा एक मेरा मानना है कि नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो गई बीजेपी में। अब वसुंधरा राजे एक इतिहास बन जाएंगी राजस्थान की राजनीति में। भंवरलाल शर्मा एक नई शुरुआत करेंगे, नया चेहरा है, बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, अनुभव की भले ही कमी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक काम करने का तरीका है। वो नए चेहरों को, नए लोगों, और उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया था सब लोग हैरान थे कि ये क्या कर दिया। लेकिन आज योगी बहुत सफल मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को लाए, जब हालांकि वहां पे 2-3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन जब धामी पे पूरा भरोसा जताया, वो चुनाव हार गए लेकिन दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो अब अपना हरियाणा में जब खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाया तो सबको लगा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज खट्टर साहब भी बड़े पॉपुलर मुख्यमंत्री और सफल मुख्यमंत्री। तो कहने वाले कि जो बीजेपी में ये एक अच्छा वो है कि भाई नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको स्थापित कर रहे हैं, एक नई टीम तैयार हो रही है। तो स्वाभाविक है कि अब राजस्थान में भी एक नया पूरा राजनीति नए तरीके की दिखाई देगी जी। या नहीं जीत पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने बाहरी होने का भी आरोप लगाया था और जनता से कहा था कि बाहरी प्रत्याशियों को वोट मत करो, लेकिन 48,081 वोटों से जीत दर्ज की। दूसरा, आपने वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया, तो खुद भजनलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वसुंधरा राजे ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा, बाकी लोगों ने भी समर्थन किया है। तो यहां पर सारी चीजें साधने की कोशिश पार्टी ने की है, चाहे हम जातिगत समीकरणों की बात करें या फिर गुटबाजी फैक्टर की बात करें। अगर कहीं गुटबाजी होती तो शायद दिक्कत हो सकती थी, तो वसुंधरा को भी यहां पर साधने की कोशिश पार्टी ने की। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है कि जब भंवरलाल शर्मा को टिकट दिया गया था, ये वहां पे उस समय भी एक सरप्राइज थी जी। कि अचानक कहाँ से ये नाम आया।
अब देखिए गुटबाजी राजस्थान में समस्या क्या है कि एक तो वसुंधरा राजे को भी साधना था। हम्म। तो आला कमान ने जब मध्य प्रदेश में जैसे यादव को ले आए, तो उन्होंने एक तरीके से बहुत जूनियर लोगों को एकदम से आगे ले आए। तो उससे क्या है कि वसुंधरा राजे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें कि जी। ठीक है भंवरलाल शर्मा नए हैं, मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, सारी चीजें होंगी। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं दूसरा जातीय समीकरण राजस्थान का बड़ा खतरनाक है। जी। अगर राजपूत को बनाते तो दूसरी जातियां नाराज होती, जाट समुदाय। और जाट को बनाते तो राजपूत, क्योंकि मीणा के तमाम वहां जाति जो समीकरण है बड़े उलझे हुए हैं। हम्म। ब्राह्मण वहां पर डोमिनेट, ब्राह्मण चेहरा जो है, ये जो दूसरी जातियां हैं उनको ये कबूल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जी। इसलिए बीजेपी ने ब्राह्मण को, क्योंकि ये होने लगा था कि किसी अगड़ी जाति के चेहरे को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो तब हम्म। नाम चल रहा था, रिया कुमारी का चल रहा था, वसुंधरा राजे का चल रहा था, हम्म। ये तमाम केंद्रीय मंत्रियों के नाम चल रहे थे। लेकिन पार्टी ने सोच समझकर एक ब्राह्मण चेहरा को इसलिए बनाया कि भाई अब दूसरी जातियां कोई किसी प्रकार की कोई नाराजगी ना हो। हम्म। और लेकिन साथ ही दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, एक भैरवा जी को दूसरा उप मुख्यमंत्री बना दिया। हम्म। तो एक तरीके से उन्होंने दलित जाति को भी, राजपूत जाति को भी हम्म। साधने की कोशिश करी। तो हम्म। ब्राह्मण, दलित हम्म। और राजपूत हम्म। तीनों जातियों का एक तालमेल बनाया है। हम्म। तो अब राजस्थान में ये जाति जो समीकरण है, लेकिन बीजेपी अपना एक नया प्रयोग कर रही है, हम्म। तमाम तरह के प्रयोग कर रही है। उन्होंने वहां पर यादव को मुख्यमंत्री बना के पूरे 3-4 राज्यों को मैसेज दे दिया। हम्म। उसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश में भी यादव एक बड़ी अच्छी संख्या में। तो जी। बड़ा बीजेपी एक जो जातीय जनगणना, ये जातीय राजनीति की जो राजनीति हो रही है, हम्म। हालांकि वो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन जब मुख्यमंत्रियों का सिलेक्शन का मामला आया तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने जातीय उसको साधा है, हम्म। जिससे कि एक मैसेज पूरे देश भर में जाए। लेकिन अब भंवरलाल शर्मा को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी है, उनके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। उनको अब मुझे लगता है कि अब उनको खुला हैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम्म। जैसे कि जानकार भी कहते हैं कि भाई बीजेपी में अब जो नई बीजेपी है उसमें सब कुछ दिल्ली से तय होगा, दिल्ली तय करेगी, जी। दिल्ली से सारे फैसले होंगे। तो अब ये वहां पर जो अधिकारी अभी तक पिछले 2.5 दशक से काम कर रहे थे, उनको भी शायद अब काम करने की आदत बदलनी पड़ेगी। हम्म। कई चीजें वहां पर अब बदलाव देखने को मिलेंगे। हम्म। तो आज अभी गवर्नर साहब से लोग मिल रहे हैं, तो संभवतः गवर्नर साहब कल का टाइम इनको दे दें, क्योंकि नहीं, परसों का, कल तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है। जी। तो मेरा मानना है 14 तारीख को राजस्थान में भी शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। हम्म। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या समय देते हैं गवर्नर साहब, तो वो एक थोड़ी देर में पता लग जाएगा। जी अजय जी, जैसा कि बीजेपी अपनी रीति और नीति बताती है, एक तरफ देखिए आपने जैसा कि पूरा वर्णन किया है, सवर्ण मुख्यमंत्री देकर सवर्णों को साधने की कोशिश भी की है, उधर ओबीसी और आदिवासी को भी साधने की कोशिश बीजेपी ने दोनों राज्यों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में की है। यहां पर महिला फैक्टर भी सध गया है, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाकर, जिनकी चर्चाएं मुख्यमंत्री की रेस में भी थी। और दूसरा, बीजेपी ने यह भी बता दिया कि हमने 2 डिप्टी सीएम दिए हैं, एक राजकुमारी हैं तो दूसरे दलित हैं। देखो, ये बीजेपी एक, देखो संवैधानिक रूप से डिप्टी सीएम कोई पद नहीं होता, उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है। ये ना उनके लिए कोई एक स्पेशल उनको सुविधा मिलती है, ना कुछ होती है। एक कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जाएगा, उस कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी देने के साथ उनके नाम के आगे उप मुख्यमंत्री लगा दिया गया है जी। लेकिन एक परिपाटी शुरू हो गई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग शुरू करा, और वो प्रयोग हालांकि हरियाणा में नहीं है, बाकी कुछ राज्य में, लेकिन मुझे लगता है अब नई बीजेपी जो करने जा रही है, ये हरियाणा वाला, ये उत्तर प्रदेश वाला जो वो है, उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अब राजस्थान हो गया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, तो वहां पर भी एक उप मुख्यमंत्री का प्रचलन शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री पद एक केवल जिसे कहते हैं कि भाई जातीय राजनीति को साधने के लिए, एक मैसेज देने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। बाकी उप मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से कोई पद है नहीं, ये केवल आप जो लोग एडजस्ट करने के नाम पर ये सब होता है कि भाई एडजस्ट करो और एक मैसेज दो। तो अब 2 मुख्यमंत्री बनाया है, एक महिला को बना दिया है, तो ये भी हो गया कि हमने महिला को जगह दे दी है। लेकिन अगर मैं चुनाव से पहले की बात करूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष सत्र बुलाया था लोकसभा का, उसमें महिला आरक्षण बिल पारित करा था, 33% महिला को रिजर्वेशन देने की बात करी थी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा
बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि हम लोगों ने रिजर्वेशन दे दिया है, लेकिन हालांकि वो कुछ समय तक उसकी चर्चा रही, चुनाव में फिर उसकी चर्चा नहीं हुई। उसके हिसाब से टिकट नहीं बांटे, ना बीजेपी ने बांटे ना कांग्रेस ने बांटे। बहुत कम टिकट महिलाओं को दिए गए। तो ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो हम्म। सकता है कि इस बार इन 3 राज्यों में से किसी ना किसी राज्य में, पहले ठीक छत्तीसगढ़ है। में चर्चा हुई थी रेणुका सिंह जी, हम्म। लेकिन हम्म। पुरी जी तो वो जिसका नाम एक बार आ गया मीडिया में या कहीं बिल्कुल। चर्चा में, अजीत जी, तो आपको लगता है थोड़ा कि सा यहाँ वो पर सर मैं रोकना चाहूंगा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। 25 भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में कमल खिलेगा। कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस का भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ऐतिहासिक रिजल्ट 2024 में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी शुरू कर दी है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक 350 से ज्यादा सीटें आएगी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। कह सकते हैं कि पहली बार के विधायक को इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो कितने कितने झगड़े हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी, अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजन लाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम भी दिए गए, यस, सभी समीकरण साधने की सब बढ़िया फैसले करें। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जांच परख के फैसले करती है। आला कमान का और शीर्ष नेतृत्व का आभार कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला कहते वसुंधरा राजे ने खुद ये समर्थन यह प्रस्तावित प्रस्ताव को लेकर। वसुंधरा जी हमारी सम्मान्य नेता है और उन्होंने खुद ने प्रस्ताव रखा कि कर्तव्यनिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता भजन लाल जी को विधायक दल का नेता चुना। कोई फूट नहीं है। नहीं, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी 115 विधायक साथ हैं, देख लो ना। ठीक, थैंक यू। यहाँ से पहले तो मैं अपने दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। एक कार्यकर्ता का, जनता का, हर व्यक्ति का, सबका मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं जीत सकती थी। तो आपने सुना प्रेमचंद बैरवा को भी, दिया कुमारी को भी। हमारे साथ अजीत मेंदुला लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त प्रशांत हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम प्रशांत का एक बार ऊपर लेते हैं ताजा अपडेट के लिए। प्रशांत, अभी क्या हालचाल है जयपुर से? खबर ये भी आई और तस्वीरें भी सामने आई हैं कि राजभवन पहुंचे नए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम, और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान को जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार आज खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर की घोषणा हो गई है। इस समय जो भजन लाल शर्मा है मुख्यमंत्री, वो राजभवन पहुंचे हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से जो है राजभवन के बाहर पूरा जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का काफिला आपको नजर आएगा। तस्वीरों में मैं सहयोगी को कहूंगा कि थोड़ा जूम कर दिखाए कि किस तरीके से राजभवन के बाहर जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है वो जो राज्यपाल है उनसे मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे मिलकर जो है जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इस समय जो है राजभवन के बाहर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही जो है भजन लाल के आवास पर भी जो है अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम आला अधिकारी जो है सीएम के घर के बाहर वहां पर मौजूद है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसे ही घोषणा हुई उसके तुरंत बाद है जो सीएम के जो काफिला होता है, जो सिक्योरिटी होती है, उसके साथ भजन लाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं और सरकार बनाने का जो है प्रस्ताव राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से भेंट कर वो पेश कर रहे हैं। जी ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत जी लगातार बने हुए हैं। एक बार मैं रुक करूंगा। प्रशांत, अगर आपके पास कोई भी अपडेट हो तो आप इशारा करेगा, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अजीत जी, प्रेमचंद बैरवा को अब हम सुन रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, 25 की 25 सीटें जीतने का उन्होंने दावा कर दिया है। दिया कुमारी भी एक्टिव हो गई हैं। तो अब कुल मिलाकर ये कहें कि राजस्थान के लिए एक नई दिशा तय करने के लिए अब तीनों निकल पड़े हैं। मैं आऊंगा अजीत जी आपके पास। तो 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी खबर राजस्थान से, जयपुर से इस वक्त सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। राजभवन पहुंचे भजन लाल, हमारे प्रशांत जो संवाददाता हैं वो वहां पर राजभवन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और अपने कैमरे से वो तस्वीरें लाइव दिखा रहे थे। भजन लाल शर्मा
राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करते हुए लौट रहे थे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। और अब यह खबर सामने आ रही है कि 15 दिसंबर वो तारीख जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अब से कुछ ही देर पहले राज्यपाल से मुलाकात की है भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद रही, प्रहलाद जोशी मौजूद रहे, इसके साथ ही राजनाथ सिंह मौजूद रहे। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई ये खबर। 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अजीत मेंदोला जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, 15 दिसंबर तारीख तय हो गई है शपथ ग्रहण के लिए सर। अब 14 को के बजाय 15 कर दिया उन्होंने। 15 तारीख को मेरे को लगता है भव्य आयोजन होगा। एक नई शुरुआत बीजेपी की होगी। नई बीजेपी शपथ लेगी उस दिन, नए मुख्यमंत्री और पूरा एक नया वो होगा। मैं सुन रहा था अभी भैरवा जी को, ये भैरवा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये बीजेपी में ही संभव है कि जो इस तरह के प्रयोग होते हैं, नाते रिश्तेदारी, भाई भतीजावाद, तमाम जो भी परिवारवाद, उसको साइड कर एक साधारण कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर पहुंचाया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बीजेपी में ही संभव है। बाकी दूसरी पार्टियों में शायद ऐसा नहीं, कम ही हो पाता होगा। लेकिन अब ये चुनौतियां भी बहुत है इस नई टीम के सामने। कई सारी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में पेपर लीक का मामला है और जो कि बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया था, महिला सुरक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि अब इस नई सरकार को कैसे हैंडल करती है, कैसा इसको, इसके लिए क्या क्या योजनाएं लाती है, तो कई सारी हैं। दूसरा जो पिछली सरकार ने वहां पर चिरंजीवी योजना लागू करी थी, उसका क्या होगा जी। तो ओपीएस पिछली गवर्नमेंट ने लागू करा था, उसको ये विड्रॉ करेंगे। तो तमाम कई मामले हैं, कई चुनौतियां हैं। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि भाई उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, वो उन्होंने जीता है। और मैं जो अभी ये कह रहे थे कि लोकसभा में 25 सीटें, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि राजस्थान में फिलहाल बीजेपी को कोई चुनौती लोकसभा में भी नहीं है। वहां पे हालात और माहौल जो मैं देखता हूं यहाँ पर राजस्थान में, या जो मैंने विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी देखा था, तो मोदी फैक्टर अभी भी पूरी तरीके से है और उसमें कहीं कोई दिक्कत बीजेपी को 25 सीटें जीतने में नहीं आएगी। मेरे ख्याल से लगता है कि तीसरी बार एक हैट्रिक बनेगी राजस्थान से। मेरा तो मानना है कि जो माहौल में देख रहा हूं, जो परिस्थितियां, समय काल जो बना हुआ है इस समय, अनुच्छेद 370 का कल सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है सरकार के पक्ष में। उसके अलावा 22 जनवरी से चलो अयोध्या राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री राम, उसकी वहां पे, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है जी। और एक जो राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि जो भी वोटर है वो बाकी फिर कुछ नहीं देखता जी। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक, आज के दिन तक तो ये स्थिति है कि राजस्थान में बीजेपी को लोकसभा में भी कोई चुनौती नहीं है जी। और इसलिए भी चुनौती नहीं है कि कांग्रेस के पास एक सशक्त केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत है। और इस वक्त सबसे कमजोर केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का आज के दिन में है जी, जो न फैसले कर पा रहा है, न सोच पा रहा है, वो एक पुराने ढर्रे पे चल रहा है। तो जिसका लाभ निश्चित तौर पर बीजेपी को मिल रहा है। अभी नई बीजेपी है, 15 तारीख को शपथ लेगी और एक नए युग की शुरुआत होगी। वसुंधरा राजे युग समाप्त होगा। अब मेरा मानना है कि अशोक गहलोत का भी युग एक तरीके से अब इस बदलाव के साथ समाप्त हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जब इतना बड़ा नया प्रयोग किया है तो कांग्रेस भी अब नया प्रयोग करने में पीछे नहीं हटेगी। तो अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है जी। यानी अजीत जी, अब ये माने कि जो चुनौतियां मुद्दों को लेकर नई टीम के सामने होंगी वो तो होंगी ही, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो प्रेमचंद बैरवा जिक्र कर रहे थे लोकसभा का, उसमें विपक्ष यानी कांग्रेस के सामने अब बड़ी चुनौती ये नई टीम पेश करने जा रही है। देखो, लोकसभा का चुनाव का एजेंडा, मुद्दा, चेहरा सब अलग होगा। एक तो चेहरा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फैसले। अब जो बीजेपी ने एक तरीके से एजेंडा सेट कर दिया है, मोदी की गारंटी, अनुच्छेद 370 पर लोकसभा उसकी
सुप्रीम कोर्ट की मोहर, और तीसरा अयोध्या। हम्म। तो कहने का मतलब ये कि बीजेपी ने बहुत मजबूत मुद्दे अपने रख दिए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और उनकी गारंटी पे मुझे ठीक है। लगता है कि अभी देश की जनता। ठीक है अजीत जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक रहा हूँ। राजेंद्र राठौड़ का भी रिएक्शन आया है, सुनवाते हैं। पहले राठौड़ साहब एसटी, फिर जो है वो यादव, अब जो है शर्मा, इसके बाद जो है डिप्टी सीएम एक राजपूत वर्ग से, फिर इसके बाद जो है वो ओबीसी वर्ग से। क्या समीकरण है मोदी के? देखिए, समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है, इसीलिए तो है। अच्छा, राजस्थान का अब जो है वो जो मुखिया होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट को लेकर के, तो क्या गृह मंत्रालय किसके हाथ में जाना चाहिए? देखिए, अब ये बातें मुख्यमंत्री जी से पूछिए। पहले राठौड़ साहब एसटी, फिर जो है वो यादव, अब जो है शर्मा, इसके बाद जो है डिप्टी सीएम एक राजपूत वर्ग से, फिर इसके बाद जो है वो ओबीसी वर्ग से। क्या समीकरण है मोदी के? देखिए, समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है, इसीलिए तो है। अच्छा, राजस्थान का अब जो है वो जो मुखिया होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट को लेकर के, तो क्या गृह मंत्रालय किसके हाथ में जाना चाहिए? देखिए, अब ये बातें मुख्यमंत्री जी से पूछिए। पहले राठौड़ साहब एसटी, फिर जो है वो यादव, अब जो है शर्मा, इसके बाद जो है डिप्टी सीएम एक राजपूत वर्ग से, फिर इसके बाद जो है वो ओबीसी वर्ग से। क्या समीकरण है मोदी के? देखिए, समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है, इसीलिए तो है। अच्छा, राजस्थान का अब जो है वो जो मुखिया होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट को लेकर के, तो क्या गृह मंत्रालय किसके हाथ में जाना चाहिए? देखिए, अब ये बातें मुख्यमंत्री जी से पूछिए। पहले राठौड़ साहब एसटी, फिर जो है वो यादव, अब जो है शर्मा, इसके बाद जो है डिप्टी सीएम एक राजपूत वर्ग से, फिर इसके बाद जो है वो ओबीसी वर्ग से। क्या समीकरण है मोदी के? देखिए, समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है, इसीलिए तो है। अच्छा, राजस्थान का अब जो है वो जो मुखिया होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट को लेकर के। तो राजेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे। रचना गोयल बीजेपी से नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और अजीत मंदोला भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रचना जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी। रचना जी, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। अब सस्पेंस खत्म हो गया है, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये तीन नाम अब सबके सामने आ गए हैं। क्या रणनीति, किस तरह से विकास की दिशा में आगे राजस्थान को ले जाना, ये सारी चीजें अभी तय होनी है। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। आपका रिएक्शन, आपका पहला इस पर। देखिए, मोदी जी ने तय कर दिया है कि भाजपा आम कार्यकर्ता की पार्टी है जी। आज जब एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हुए हैं, तो सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जो देश का भविष्य है वो लोकतंत्र की तरफ जा रहा है। आज तक, अभी तक जो हो रहा था वो परिवारवाद था, लेकिन अब मोदी सरकार ने तय कर दिया है कि देश लोकतंत्र की तरफ बढ़ेगा। एक आम कार्यकर्ता जो भी संगठन के लिए कार्य करता है, उसकी अनदेखी नहीं है, उसके लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। मैं भजनलाल जी को, दिया कुमारी जी को और प्रेमचंद बैरवा जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आगे उम्मीद रखती हूँ कि वो राजस्थान के लिए बहुत नए प्रयोग करेंगे, नए नए कार्य करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए रचना जी। अजीत मंदोला जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना होगा राजेंद्र राठौड़ को। सर, उन्होंने कहा कि ये जो समीकरण है जाति का नहीं है बल्कि कर्म का है, और वाकई में जो भी नाम सामने अभी तक आए हैं वो एकदम भीड़ से हटके रहे हैं। ये कर्म का जो समीकरण बता रहे थे राजेंद्र राठौड़, इसको आप कैसे समझ पा रहे हैं? देखो, बिल्कुल मैं राजेंद्र राठौड़ की बात से सहमत हूं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे चेहरों को मौका दिया है जो कि आम कार्यकर्ता रहे हैं, आम कार्यकर्ता थे, और शायद उनको भी नहीं, उन्होंने भी कल्पना नहीं करी होगी कि हमको इतना बड़ा पद मिलेगा। एक जैसे कि प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में था,
और मैंने संघर्ष करा और इतना बड़ा पद पाया। तो वो भी एक तरीके से नए चेहरों को सामने लाके कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता को जो पार्टी में समर्पित होकर काम कर रहा है, उसको अचानक सरप्राइज दे रहे हैं। तो इससे मेरा मानना है कि पूरी जो बीजेपी है, बीजेपी का जो एक कार्यकर्ता है, कैडर बेस्ड पार्टी है जी, उसके हर कैडर के अंदर एक उम्मीद की किरण जगेगी इस तरह के फैसले कि भाई हो सकता है कि कल मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं, हो सकता है कि मैं कल प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये बहुत बड़ी बात है। देखो क्या है कि कांग्रेस पार्टी का एक जो बड़ा माइनस पॉइंट है, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि वहां पर जो एक सक्रिय कार्यकर्ता होता है, जो ईमानदार कार्यकर्ता होता है, जो करता है, जो पार्टी के लिए दिल से लगा रहता है, उसको मौका कम मिलता है। जुगाड़बाजी चलती है, सेटिंग चलती है और फैसले नहीं हो पाते हैं, नए लोगों को आगे नहीं लाया जाता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उनको एक मौका मिला इस पार्टी को मजबूती देने का और इस पार्टी को अलग तरीके से चलाने का, तो वो उसमें सफल हो रहे हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री बन के तमाम ऐसे बड़े फैसले कर दिए हैं जो आज देश भर में चर्चा है, और अगले दूसरे कार्यकाल में तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित कर दी है। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ पूरी पार्टी को मिल रहा है। उनके नाम पर, वो अपने नाम पर, अपने दम पर, आप समझो कि केंद्र का चुनाव तो जितवाते हैं, लेकिन अब राज्यों में भी उन्होंने वो जो मठाधीश नेता जमे हुए थे, सालों से जमे हुए थे, उनकी अपनी मोनोपोली थी या ताकतवर नेता के रूप में स्थापित थे, उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इन 3 राज्यों के चुनाव में वो उनको भी काटना शुरू करा। उनको भी एक मैसेज दिया है कि भाई बहुत हो गया, आपने बहुत राज कर लिया है, आप 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से आपकी मोनोपोली है, आप एक तरीके से आप स्टैब्लिश नेता थे वहां पर, अपने तरीके से थे, लेकिन अब नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने इसीलिए विष्णुदेव साय को वहां पर लिया है छत्तीसगढ़ में, ऐसी वहां पर प्रदीप यादव को लिया है मध्य प्रदेश में, जो सोच भी नहीं सकते थे कि मुख्यमंत्री बनेगा, और आज भजन लाल शर्मा को ले आए। तो उन्होंने एक ऐसी टीमें तैयार कर दी जो न तो ताकतवर नेता है, न जिनकी कोई लॉबी है, न वो किसी गुट से जुड़े हुए हैं, एकदम अकेले हैं। वो अपना गुट, अब उनका गुट अब बनेगा या नहीं बनेगा, जैसे मैंने देखा कि योगी हैं उत्तर प्रदेश में, या पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड में, या खट्टर साहब हैं हरियाणा में, तो मैं देख रहा हूं कि उन लोगों की कोई लॉबी या गुटबाजी नहीं है जी, वो एक पार्टी के साथ बंधे हुए नेता हैं। तो अब ये जो नई टीम, नई बीजेपी बन रही है, जो आएगी अब आने वाले टाइम पे, तो मेरा मानना है कि परिवारवाद की राजनीति को एक झटका लगेगा, परिवारवाद की राजनीति साइड होगी, नंबर 1। नंबर 2 बात, आम कार्यकर्ता इस उम्मीद से पार्टी में मेहनत से काम करेगा कि वो भी कल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। जी रचना जी, अब ये माने कि इमेज ब्रांडिंग करने की नेताओं को आपकी पार्टी में जरूरत नहीं है, पीआर एजेंसियों को हायर करके पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये सारी फिजूल हैं, क्योंकि नाम तो ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल सर, देखिए जब हम आज की तारीख में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि परिवर्तन जरूरी है, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे वो चेहरे का हो। और जिस तरीके के चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में लेके आई है, उससे ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ किसी की लॉबिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी भी तरह की कोई भी बंदिशें नहीं है। जब एक आम कार्यकर्ता जब संगठन के लिए काम करता है, पिछले 10 सालों से हम भजन लाल जी को काम करते हुए देख रहे हैं, और जब भजन लाल जी कार्य कर रहे थे तो उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतने ऊंचे मुकाम तक जाएंगे, लेकिन उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ में जो भी संगठन का कार्य उनको मिला उन्होंने किया, और उसी की परिणति है कि उनका काम केंद्र तक ने सराहा और आज उनको इस पद पर सुशोभित किया है। और ये एक आम कार्यकर्ता की जीत है, इससे सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत मनोयोग से। अब आगे आने वाले समय में आप देखिए, जब भी ऐसा होगा तो ये लोग आगे आने वाले समय में भी कार्यकर्ता संगठन के प्रति निष्ठावान बनेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक परिवारवाद को जन्म दे दिया था कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की के बिना कहीं कुछ हो नहीं रहा था, ये नीति जो थी ये भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी है और आम जन को ये विश्वास दिलाया है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पद तक पहुंच सकता है। रचना जी, आपको थोड़ा सा हम आपके के साथ में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त
इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रही है। भजनलाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर, नई सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया है राज्यपाल के सामने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और अब से कुछ देर पहले इस मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे थे और अब ये अपडेट आ रहा है, नई सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपना दावा राज्यपाल के सामने पेश कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। मुलाकात की तस्वीरें भी आप देखिए, नई सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया है राज्यपाल के सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, प्रहलाद जोशी, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, भजनलाल शर्मा के साथ में तमाम लोग मौजूद इस वक्त तस्वीरों में आप अपने देख सकते हैं स्क्रीन पर। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे भजनलाल शर्मा और उन्होंने नई सरकार बनाने के लिए अपना दावा राज्यपाल के सामने पेश कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की है। कलराज मिश्र के सामने नई सरकार बनाने का दावा भजनलाल शर्मा ने पेश कर दिया है। मुलाकात की तस्वीर अब आपको दिखा रही है। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा उनके साथ मौजूद रहे, वसुंधरा राजे भी मौजूद रही, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी मौजूद रहे और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी खबर जयपुर से है और राजभवन की जो तस्वीरें हैं वो इस मुलाकात की हम आपको दिखा रही हैं। तो लगातार जयपुर से ताजा जानकारी और ताजा अपडेट जो सामने आ रहे हैं वो इंडिया न्यूज राजस्थान सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, अजीत मेंदुला जी और रचना जी। आप दोनों से गुजारिश करूंगा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।